वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की, बड़ी खबर की। और खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर जो बारूद बरसाया, उसने पाकिस्तान के एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए उनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट ये भारतीय सेना ने पहुंचाई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना पहले ही अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 27 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 को ली गई भुलारी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में भी रनवे और कुछ एयरबेस सुविधाओं में नुकसान हुआ दिख रहा है। हमलों में रनवे के एक हिस्से और एक संरचना को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के नए बने एयरबेस में भुलारी एयरबेस भी शामिल है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना भी करती है। इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा है। सुकूर एयरबेस पर हमले से पहले की और हमले की बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षिणी कमान के तहत सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद के बीच स्थित जामशोरो जिले में एक अहम ऑपरेशनल एयरबेस है, जहां 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट तैनात है। यहां से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं। जैकोबाबाद में एयरबेस शहबाज की 30 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 की तस्वीरों में एक साइट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल तेजी से सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह से पिटने के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया। इसी बीच दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिससे ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाए जमकर पिटे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसे डर सता रहा है कि हिंदुस्तान अब न जाने क्या करने जा रहा है। दरअसल आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उस बैठक की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है जो आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक भी हो सकती है। ये बैठक सीज फायर के बाद पहली बार होने जा रही है, लिहाजा इस पर सबकी नजरें रहेंगी पाकिस्तान की। दिल्ली में होने वाली कैबिनेट बैठक में क्या बात होती है, क्या फैसले होते हैं, इस पर जितनी देश की नजरें हैं उतनी ही पाकिस्तान की भी। वो पाकिस्तान जिससे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर धूल चटाई और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री को अपने साथ देख जवानों का जोश भी हाई था। भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर में आज इन नारों की गूंज में भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों की तस्वीर दिख रही थी। भारत माता की, भारत माता की। इस जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ नारे लगा रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। प्रधानमंत्री ने एयरबेस जाकर उन जवानों और टेक्नीशियन से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी थी। नमस्कार वाले अभिवादन के साथ पीएम मोदी ने अपने अंदाज में जवानों की पीठ भी थपथपाई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक ही जवानों से मिलने पहुंचे थे। मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं
तो धरती धन्य हो जाती है। सुबह 7:15 पर वो दिल्ली से पंजाब के आदमपुर के लिए निकले। वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी 1.5 घंटे तक एयरबेस में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास से एयरपोर्ट तक कोई रूट नहीं लगाया गया था, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रधानमंत्री ने अचानक जवानों से मिलने का फैसला लिया। पीएम मोदी लाहौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। जब पीएम मोदी जवानों को संबोधित कर रहे थे तब पूरा माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। पीएम ने एयरबेस में मौजूद जवानों को उनकी उपलब्धि गिनाई। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा हो तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। महाराणा प्रताप के वीर घोड़े पर लिखी गई पंक्ति को उन्होंने सैनिकों के नाम समर्पित किया। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। हिंद की सेना की ललकार के आगे पाकिस्तानी फौज कैसे गीदड़ों की तरह बचती रही, इसका उदाहरण भी पीएम ने बताया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। पीएम ने जवानों को उनकी क्षमता का एहसास पाकिस्तान में हुई तबाही के उदाहरण से समझाया। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। प्रधानमंत्री मोदी ने थल, वायु और नौसेना के साथ बीएसएफ के जवानों को भी सैल्यूट किया। पीएम मोदी ने जवानों के बीच कहा कि अधर्म के नाश के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। ऑपरेशन पीएम ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए की गई कार्रवाई को न्यू नॉर्मल बताया। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आतंक की लड़ाई के इस न्यू नॉर्मल में ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर की तरह था। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। प्रधानमंत्री ने जवानों को भारत सरकार की नई नीति को धर्म के साथ समझाया। कहा, अधर्म का नाश और धर्म के लिए शस्त्र उठाना ये हमारे धर्म में है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। शांति प्रिय भारत दुश्मन की गुस्ताखी की सजा कैसे देगा, ये भी सरकार को क्लियर है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आज पीएम का संदेश साफ था, दुश्मन को हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस एक दौरे से पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। उसने भारत की तरफ ड्रोन दागने के साथ साथ आदमपुर बेस का नाम लेकर उसे ध्वस्त करने का दावा कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान को सब कुछ साफ साफ
नजर आया होगा और पाकिस्तान ने उन हथियारों को भी देखा होगा जिन्होंने उसकी जमीन पर तबाही मचाई। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को गौर से देखने पर वहां आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती दिखेगी। S-400 के सामने देश के जवान वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के वक्त भी बैकग्राउंड में वही S-400 दुश्मन को डरा रहा था। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। ये वही S-400 है जिसने भारत में हुए पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया था। इस S-400 के नाम से भी पाकिस्तानी आर्मी चिढ़ जाती है। पीएम के वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी के घाव कुरेदने के लिए MiG-29 भी खड़ा दिखा। बताया जाता है कि अपग्रेडेड MiG-29 ने ही लाहौर और कराची में दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। इस वीडियो में दिख रहे भारतीय सेना का डिफेंस और अटैक दोनों ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। शोपियां के शुक्रू वन में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर मार गिराया। पहलगाम हमले के बाद से ही घाटी में आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी दौरान केरल के शुक्रू वन में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों से आमना सामना हो गया। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को इसी जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगल घना था, इसीलिए सावधानी से उनकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, लेकिन पलटवार में 3 आतंकी मार दिए गए। शोपियां के कलर इलाके में मौजूद हैं, जहां पे इस घने जंगल के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि अभी भी कुछ और आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं, इसीलिए पूरे जंगल को घेर रखा है। सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मिलिटेंट हाल फिलहाल में जब दोनों देशों के बीच गोलाबारी हो रही थी उसकी आड़ में घुसपैठ करके आए हैं, या ये कोई मिलिटेंट्स का पुराना ग्रुप है जो इस एरिया में सक्रिय है। भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। तो अधिकारी जासूसी में कथित तौर पर वो शामिल था। इसके बदले में पाकिस्तान सरकार ने भी ऐसे ही आरोप लगाकर इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग में तैनात अधिकारी को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। भारत ने अधिकारी की गतिविधियों पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आरोप जासूसी के एक मामले से जुड़े हैं, जिसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस ने 11 मई को कहा था कि उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच पंजाब में भटिंडा पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोप है कि वो व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पंजाब में ही 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। रकीब नाम का ये शख्स भटिंडा सैन्य छावनी में दर्जी का काम करता था। सेना के जवानों ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन और संदिग्ध सैन्य दस्तावेज बरामद किए। फोन की जांच करने पर पाया गया कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के गुर्गों के संपर्क में था और उन्हें वो सेना की खुफिया जानकारी भेज रहा था। भटिंडा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की। पुलिस और सेना के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये शख्स ISI के गुर्गों के संपर्क में कैसे आया और वो अब तक कौन कौन सी जानकारी उन्हें भेज चुका है। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब GRP को पूजा एक्सप्रेस में एक संदिग्ध होने की खबर मिली। जैसे ही ट्रेन पठानकोट पहुंची, पुलिस हरकत में आ गई और संदिग्ध को दबोच लिया।
उस शख्स से क्या बरामदगी हुई है और पूछताछ में उसने क्या कुछ बताया कि पुलिस ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। फाजिल्का में भी भारत पाकिस्तान सीमा से शक के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अब हम आपको भारत से मिली चोट पर पाकिस्तान का कबूलनामा दिखाते हैं। वो कबूलनामा जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि हिंदुस्तान ने उसे उसकी सेना को भीषण चोट पहुंचाई। पहली बार उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताई है। ये संख्या भले ही झूठी और असल संख्या से कम हो, लेकिन उसने कबूला कि भारत ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। धुआं पाकिस्तान की बर्बादी के ये सबूत सारी दुनिया देख चुकी है। सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। हालांकि अब तक अपने घर में भयंकर तबाही से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया है कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तान में कितनी भयंकर तबाही हुई है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने पहली बार माना कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बड़े पायलट के साथ 5 जवान मारे गए। उसने माना कि उसकी सेना के 6 जवान भी जहन्नुम पहुंच गए और 78 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। खास बात यह कि पहले किसी भी तरह की बर्बादी से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने बाकायदा लिस्ट जारी कर उसके सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में मारे गए अपने सैनिकों के नाम उजागर किए हैं। लिस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का अफसर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीर, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबस्सर मारा गया। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो शहबाज एयरबेस पर हमले में मारा गया। जिस समय भारत ने शहबाज एयरबेस पर हमला किया, उस समय उस्मान और उसके साथी चाइनीज तैयारा यानी लड़ाकू विमान JF-17 से भारत पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुद भारत के हवाई हमले से खाक में मिल गए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की शौर्य गाथा सुनाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बात कह दी। हालांकि विवाद बढ़ने पर मंत्री ने माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही विजय शाह पर कार्रवाई कर सकती है। लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी जुबान ऐसी फिसली कि सियासी बवाल मच गया। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विवादित बयान के बाद मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट कर मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में उनके आवास पर पहुंचे और आवास की नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। कांग्रेस नेता बीजेपी को महिला विरोधी बताने लगे। ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूँ और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। विवाद बढ़ता देख मंत्री ने माफी मांग ली। बयान के बाद हुई फजीहत की भरपाई के लिए बीजेपी ने अपने एक मंत्री को कर्नल सोफिया कुरैशी के घर भेजा। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाना और सेना की शौर्य गाथा घर घर तक पहुंचाने का है। ये आगे अब बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बिहार के सिवान में रहने वाले एक और जवान शहीद हो गए। बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह शहीद हो गए। रामबाबू सिंह 9 मई को घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गए। उनकी शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर लाया जाएगा। राम बाबू सिंह की शहादत की खबर सुनते ही उनके घर में मातम पसर गया। परिजन फूट फूट कर रोने लगे। शहीद राम बाबू सिंह की पोस्टिंग जोधपुर में हो चुकी थी।
लेकिन भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच उन्हें जम्मू कश्मीर में ही रोक लिया गया था। 9 मई को जब बॉर्डर पर सीज फायर उल्लंघन हुआ तो राम बाबू को गोली लग गई और वो घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। राम बाबू सिंह सिवान जिले के वसीलपुर गाँव के रहने वाले थे। राम बाबू सिंह की पिछले साल दिसंबर में शादी हुई थी। राम बाबू सिंह की पत्नी गर्भवती है। उनके परिवार के मुताबिक राम बाबू भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 चलाने का काम करते थे। कब शादी हुई थी? ये 14 दिसंबर 2024 को शादी हुई थी। सुनने में को पिता भी बनने वाले थे। जी, 4-4.5 महीना का मंथ का बच्चा है अभी। तो वो जम्मू में किस पोस्ट पे तैनात थे, क्या करते थे? S-400 चलाते थे वो। राम बाबू सिंह के पार्थिव शरीर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान क्रॉस फायरिंग में देश के लिए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार शहीद इम्तियाज के परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो उनके लिए वीवीआईपी इंतजाम किए गए, जिस पर सवाल खड़े हो गए। सड़क बनने की ये तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई जा रही है तो आप गलत हैं। ये सड़क इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां आने वाले थे। मंगलवार को नीतीश कुमार सारण जिले के नारायणपुर गांव आए थे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले, लेकिन उससे पहले ये चमचमाती सड़क हाईलाइट हो गई। सीएम के दौरे को लेकर कोई कमी न रह जाए, इसलिए चंद घंटों में इस सड़क को तैयार कर दिया गया। बिहार सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद की, लेकिन सवाल उस वीवीआईपी इंतजाम पर है जो सिर्फ सीएम के दौरे को लेकर किए गए, क्योंकि ये कोई सियासी कार्यक्रम तो था नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को शहीद के परिवार से मिलना था। कल तेजस्वी यादव भी शहीद के परिजनों से मिले। नीतीश के लिए हुए वीवीआईपी इंतजाम को देखकर तेजस्वी भी हमलावर दिखे। आज के मौके पे हमको कोई राजनीति करनी नहीं है, लेकिन पिछड़ा इलाका है, इस इलाकों में जो लोग भी विकास के दावे करते हैं वो तो सबके सामने आ गया कि कितना खोखला वादा है। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले सरगना समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया है। अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया तो बड़े खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया कि साहिब सिंह नाम का आरोपी जहरीली शराब कांड का सरगना बताया जा रहा कि उसने शराब सप्लाई करने के लिए बकायदा गिरोह बना रखा था। 10 अक्यूज्ड लोग हैं, वो सारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हमारी टीम अभी एक बाहर भी गई है, आउट ऑफ स्टेट। तो हमें उम्मीद है कि जो हमने टीम भेजी है और भी हमें रिकवरी हो जाएगी। साहिब सिंह मेथनॉल का सप्लायर था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने के लिए थोक में मेथनॉल को ऑनलाइन खरीदा था, जिसे वो शराब में मिलावट करके उसे बाजार में सप्लाई करता था। इसके पास 50 लीटर जो मेथनॉल आया और उसने इसको डाइल्यूट करके 120 लीटर में कन्वर्ट किया पहले, और फिर उनको 60 पैकेट्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बेच दिया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जहरीली शराब पीकर मरने वालों में अधिकतर दिहाड़ी मजदूर थे। लापरवाही बरतने के आरोप में एक डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पंजाब में जहरीली शराब से हुई 21 लोगों की मौत के बाद सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएम भगवंत मान ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, तो बीजेपी ने मौत के लिए सीएम को ही जिम्मेदार ठहराया है। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के घर में मातम पसरा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी जारी है। विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो पंजाब के सीएम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक मतलब कतल ही नहीं, असल से मौता नहीं कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने तो सीधा सीएम भगवंत मान पर ही हमला बोला है। मुख्यमंत्री खुद देसी शराब, नकली शराब पीता हो, और जब वो ये पीता हो तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो पंजाब में ये चीजें बंद हो। पंजाब के राज्यपाल ने भी घटना पर दुख जताया है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहाँ के एसएसपी से बात हुई है
उन्होंने भी कार्रवाई की और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में घटना के कारण से जो बहुत गरीब लोग हैं जो इसके कारण से डेथ हुई है, उनको जो भी सहायता हो सकती है सरकार करेगी। और अब बात शहर शहर आग के कहर की। दिल्ली में एक अस्पताल के नर्स हॉस्टल में आग से हड़कंप मच गया तो कानपुर में गल्ला मंडी में केमिकल के गोदाम में लपटों का तांडव दिखा। उधर हरिद्वार में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। धू कर जलती कारों का ये वीडियो हरिद्वार के मंगलौर इलाके का है, जहां मलानपुरा मोहल्ला में एक गली में खड़ी 2 गाड़ियां अचानक आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और गाड़ियां शोला बन गई। इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने खुद ही पानी डालकर गाड़ियों में लगी आग बुझाई। लपटों का तांडव दिल्ली में भी दिखा, जहां उत्तम नगर में बीएम गुप्ता अस्पताल के नर्स हॉस्टल में आग लग गई। आग दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी थी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की जानमाल की कोई सूचना हमें नहीं है। हमारे जाने से पहले लोगों ने अपनी बिल्डिंग खाली कर ली थी। आग के कहर की तस्वीरें कानपुर से भी सामने आई। कलेक्टरगंज इलाके में गल्ला मंडी के पास मौजूद केमिकल गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। धुएं का गुबार छा गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस गोदाम में आग लगी वो अवैध रूप से बनाया गया था। वहीं कर्नाटक में बेंगलुरु के पास नेलामंगला इलाके में एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। ये आग शेल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के गोदाम में लगी थी, जो तेजी से फैल गई। क्योंकि गोदाम में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जिनकी वजह से आग तेजी से भड़की। गोदाम में लगी भीषण आग का डराने वाला वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि गोदाम के कई कमरों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जिनकी वजह से आग फैली और गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण लगी थी कि उससे निकल रही लपटें और काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। वहीं मेरठ में एक शादी समारोह में जूता चुराई की रस्म के दौरान विवाद हो गया। दुल्हन के परिजनों का आरोप है कि दूल्हे के परिवार ने आपत्तिजनक कमेंट किया और धमकी दी। वहीं लड़के के पिता ने कहा है कि वो गलती के लिए माफी मांगने को तैयार है। खुशनाज बेहद खुश थी। शनिवार को जब उसकी शादी की बारात पहुंची तो दरवाजे पर खूब स्वागत हुआ, लेकिन निकाह के बाद जूता चुराई की रस्म के दौरान मामला बिगड़ गया। आरोप है कि दूल्हे की मां और बहन ने दुल्हन को जान से मारने की धमकी दी। हम ले जाएंगे लड़की को डिग्गी में डाल के हमारा के मार डालेंगे। दुल्हन के परिजनों के मुताबिक उनकी छोटी बेटी ने जूता चुराई की रस्म के दौरान दूल्हे से पैसे मांगे। दूल्हे ने 200 रुपए लड़की को दिए। लड़की ने जब 1000 रुपए मांगे तो दूल्हे के पिता ने कमेंट कर दिया। इसके बाद दूल्हे की मां और बहन ने भी अपने पिता का साथ दिया। तो इनकी औरत ने ये कहा कि लड़की को डिग्गी में बंद करके ले जाएंगे हम यहाँ से, और इनकी जो छोटी लड़की है, लड़की जो इनकी, उसने ये कहा कि घर जाके काटेंगे। इसी बात पे साहब हम डर गए, मैंने विदा नहीं की। मामला बढ़ने पर पुलिस और पंचायत तक भी बात पहुंची, लेकिन दुल्हन के परिवार वालों ने लड़की विदा करने से इनकार कर दिया। लड़की आती है, वो जो भी जूता ले गई थी चुरा के, वो आई एकदम फेंक के चल दी। तो मैंने उसको यूँ करके कहा, मैंने बेटा रे पैर में डाल, बस ये गलती मेरी। वहीं दूल्हे के पिता ने अपनी गलती मान लेने की बात कही है। वहीं यूपी के फतेहपुर में खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। ऐसा अनुमान है कि ये मूर्तियां 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती हैं। फतेहपुर में एक मैदान की सफाई के दौरान लोग अचानक हक्का बक्का रह गए। उन्हें जमीन में गढ़ी कुछ चीज दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने वहां खुदाई शुरू कर दी, जिसमें प्राचीन मूर्तियां निकली। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों का मजमा लग गया। जैसे ही खबर मिली, वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई और खुदाई पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक कई मूर्तियां बाहर निकाली जा चुकी थी। पुलिस ने मूर्तियों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सौंप दी है। ये मूर्तियां भगवान विष्णु, कुबेर और अन्य देवी देवताओं की हैं। पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों को काफी अहम माना है और जांच करने के लिए एक टीम भेजी है।
जिले के चक्की गांव में शमशान घाट के समतलीकरण के दौरान खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की गरुड़ पर बैठी मूर्ति, कुबेर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। गांव वालों ने इन मूर्तियों को चबूतरे और पेड़ के नीचे रख दिया, जिसे बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ मूर्तियों को खंडित भी पाया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 11वीं और 12वीं शताब्दी की हो सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।